सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहद ईसा का आगाज़ हो चुका है। आज का दिन बहुत लिहाज से बहुत मुनफरिद था। इसके तमाम पहलुओं पर आज के शो में हम बात करेंगे। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज़। मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद है अदनान आदिल साहब, अबूज़र सलमान न्याजी। आज हमारे बहुत से मामलात के हवाले से रहनुमाई करेंगे। हमें यकीन है कि वो हमें एनरिच नॉलेज देंगे आज की प्रोसीडिंग से मुतालिक। और इसके अलावा इस्लामाबाद स्टूडियो से जनाब अतर काज़मी साहब और राना बशर साहब हस्ब मामूल हमारे पैनल का हिस्सा हैं। आज बहुत कुछ मुख्तलिफ था पाकिस्तान की तारीख के लिहाज से भी कि हमने आज नॉन स्टॉप ये नशरियात देखी हैं। पहली बार अदालती मामलात अवामी कटहरे में आए हैं। आई डोंट नो 58% ऑफ पाकिस्तानी जो इंग्लिश लैंग्वेज को शायद अंडरस्टैंड कर पाते हैं वो किस तरह से आज इसका मफहूम इस समात का समझ पाए या नहीं, लेकिन दूर असरात इस समात के आज क्या हो सकता है। इंडिया में सितंबर 2022 में ये बराह रास्त नशरियात का आगाज़ किया गया था। इसके अलावा कुछ दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक ऐसे हैं जहाँ ये प्रैक्टिस है, यानी ये इस तरह से ब्रॉडकास्ट किया जाता है ताकि आवाम तक पहुंच सके कि जो अदालती कार्रवाई है वो किस तरह से होती है। इसके अलावा इसका एक पहलू पाकिस्तान में जो डिस्कस किया जा रहा है कि अब इस आज के बाद जजेस जो हैं वो मुकम्मल तैयारी के साथ आया करेंगे। आज वकील साहिबान की तैयारी कैसी थी, जज साहिबान किस तरह से सवाल जवाब कर रहे थे, शो में हम बाकायदा इस पर बात करेंगे। लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बहुत कुछ मुनफरिद किया। आपने उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब देखी, उसकी इनफरादियत तो ज़ेर बहस है सोशल मीडिया पर। उन्होंने अपने पहले ही केस में फुल कोर्ट की डिमांड को पूरा कर दिया। ये कैसा तजुर्बा रहेगा, ये अपनी जगह पर एक सवाल है। तारीख में पहली बार लाइव ट्रांसमिशन आपने देखी। इसके अलावा पहली खातून रजिस्ट्रार की तकर्री जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने की। और इसके अलावा वो अपने इख्तियारात के खिलाफ कानून के हक में आज हमें रिमार्क्स देते हुए दिखाई दिए कि वो खुद सरेंडर करने को ये राइट्स तैयार है। और उनकी तकरीब हलफ बर्दारी और गार्ड ऑफ ऑनर की बातें, ये सब तो खैर इसकी बाय डिटेल्स हम कह सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं अबूज़र आपसे ही जानना चाहूँगी, आज की समात फर्स्ट इम्प्रेशन। देखें, ओपन जो कोर्ट्स होते हैं ना, ओपन कोर्ट्स जो हैं, ओपन जस्टिस का एक फर्दर उसकी फॉर्म है और बड़ी अच्छी बात होती है कि एक्सेस जो हो वो आपकी पब्लिक जो है उसको मैक्सिमम होनी चाहिए टुवर्ड्स द कोर्ट। और उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके अंदर की जो ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी होती है, जो एवेल्युएशन होती है ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग्स, वो आपका जो जस्टिस सिस्टम है उसकी तरफ आपका जो ट्रस्ट है या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है पब्लिक का, वो ज़्यादा होता है। अच्छा। अब हमारे इससे पहले किसी को नहीं पता था कि कोर्ट के अंदर क्या होता है। हमें तो पता चलता था टिकर्स आ रहे हैं, जज साहब बरहम हो गए और जज साहब कुछ और कह रहे हैं, आगे रिपोर्टिंग कुछ और हो रही है, तो ट्विस्ट होता था। आपको पता है जिस तरह कोर्ट रिपोर्टर्स अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से उनको मोल्ड करके प्रेजेंट करते हैं, तो 90% लोगों को पता ही नहीं होता था कि सवाल क्या हो रहे हैं, जवाब क्या हो रहे हैं। और आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को पता होगा जिन जजेस के बारे में हमने गलत चीज़ें सुनी होंगी, आज उनके बारे में बड़ी अच्छी चीज़ें आपको नजर आई होंगी कि वो तो कानून पे बात करते हैं, लॉ पे बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करते हैं। हाँ। अब ये ओपन कोर्ट होना या लाइव स्ट्रीमिंग होना एक नया फिनोमेना नहीं है, बड़ा पुराना फिनोमेना है। हाँ। सबसे पहले 2002 में ब्राज़ील की जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने डिसीजन दिया था कि आप लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं उनके। फिर 2005 में यूके का कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट आया, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया। फिर आपका इंडियन सुप्रीम कोर्ट ना बड़ा फेमस केस है, त्रिपाठी केस जिसको कहते हैं हम, उन्होंने 2018 में फैसला दिया कि सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लाइव स्ट्रीमिंग होगी। फिर साउथ अफ्रीका के सुप्रीम कोर्ट 2017 में पहले 4 साल तक इस पे बहस ही होती रही कि लाइव स्ट्रीमिंग होनी भी चाहिए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई, वो तो फिर उनकी बाइंडिंग होती है, लेकिन उनको जाहिर बात है उसकी अवेलेबिलिटी लाने के लिए यू नीड ह्यूमन रिसोर्स, यू नीड रिसोर्सेज, यू नीड उसका पैराफेरिया जो बनाना है आपने, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसला हुआ। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए हो गया, अच्छी बात है और हम सब ने देख भी लिया। मैं तो इस पे बड़ा खुश हूँ। ये आपका बुनियादी हकूक हैं जो आर्टिकल 19 से राइट टू इंफॉर्मेशन और फ्री स्पीच जो है उसकी रियलाइजेशन होती है, आपको होना भी चाहिए। बिल्कुल जिस चीज़ पे तारीफ बनती है हमें करनी चाहिए। बड़ा अच्छा फैसला था, इसका बिल्कुल हमको खैर मुकद्दम करना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये एक टुवर्ड्स रिफॉर्मेशन हमारा एक अच्छा स्टेप है हमारी जुडिशरी का। बैकलॉग, अच्छा, इसमें देखिए बैकलॉग से कुछ नहीं होता। अब रोज तो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स इस तरह पीटीवी पूरा दिन नहीं दिखाएगा, उसका ये होता है बाकी दुनिया में यूट्यूब चैनल्स हैं अपने सुप्रीम कोर्ट्स के, जैसे इंडियन का कलकत्ता हाई कोर्ट का एक यूट्यूब चैनल है, जिसने देखना है जाके उस पर क्लिक करे, वो चलता रहेगा। लेकिन इस तरह कॉम पूरी तो नहीं देख सकती ना प्रोसीडिंग्स, जिसका इंटरेस्ट है वही देखेगा। एक इसका अच्छा बेनिफिशियल इफेक्ट होगा, उसको आप सही तरह यूज करें, स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए, एकेडमिक्स के लिए अच्छा इम्पैक्ट होगा। अच्छा, इसमें देखें अब हम नॉर्मली जो सुनते थे
जी। बताया जाता था कि जी जस्टिस मुनीब अख्तर कोई कानून की बात नहीं करते, हमें बताया जा रहा जाता था जानिबदार जी जानिबदार हैं जी, हम ख्याल हैं, हम ख्याल हैं। हाँ। आज पूरी आप देख लें जितनी हेयरिंग हुई, एक तो हमारे जजेस आपको अब हमारे वकला का दर्द भी महसूस हुआ होगा कि ये बोलने बिल्कुल नहीं देते। हाँ। हमें मोरालिटी पे लेक्चर पढ़ते रहते हैं कोर्ट्स के अंदर। ये नॉर्मल बात है, ये तो आपने आज देखना इसका शाखसाना देखा, ये नॉर्मल एवरेज बात है। आज इस ट्रांसमिशन के जज अवाम थे, पब्लिक देख रही जी थी। बिल्कुल, इनको भी शुक्र है कोई जज कर रहा है बैठ के, क्योंकि इनको तो कोई जज नहीं कर सकता। अच्छी बात है। अच्छा देखें, मैंने पूरी प्रोसीडिंग्स देखी टोटल, सिंपल उसमें एक सवाल था, क्या एक आइन में तरमीम किए बगैर आप राइट ऑफ अपील क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि आपने सिंपल लेजिस्लेशन से क्रिएट किया है, और क्या फुल कोर्ट बैठेगा तो फिर अपील कौन सुनेगा? ये दो सवाल सबसे मेन क्रिटिकल आपके क्रूशियल क्वेश्चन से, जिसका जवाब ना एजी साहब के पास था ना हमारे कुछ जजेस के जो इस कानून के हक में प्राइमा फेशी नजर आ रहे उनके पास भी नहीं था। तो मैंने पूरी प्रोसीडिंग्स देखी, मैं यही कह रहा हूँ जस्टिस आयशा मलिक बहुत ब्रिलियंट जज है, उनके जब वो एलिवेशन भी हुई थी बड़े सवाल उठे थे, वो आपको पता लग गया होगा उनको कितना कानून आता है और वो कितना अच्छा कानून समझती है। और साथ जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो क्रिटिकल क्वेश्चन उठाए, किसी के पास आंसर नहीं था, लेकिन इसके साथ साथ हमारे जजेस को एक और चीज़ सीखनी चाहिए कि जब सवाल पूछा जाता है वो वकील से पूछा जाता है, फेलो जज से नहीं पूछा जाता कि फेलो जजेस सवाल जजेस के एक दूसरे के आंसर कर रहे हैं, क्रॉस आंसरिंग हो रही है। तो मेरे ख्याल से ये शायद पहली दफ़ा थी, अभी इनको सीखना है, थोड़ा एवोल्यूशन होगी इस चीज़ की। लेकिन एक बात इस चीज़ पे ख़त्म करूँगा, जो हमें इंप्रेशन जजेस का दिया जाता है कि जी ये हम ख्याल हैं, ये नहीं, हम ख्याल नहीं। जब हम आइन कानून की बात करें और आपको सूट ना करे तो आपको हम ख्याल लगता है, अगर आइन कानून की वो बात करें आपको सूट कर रहा हो तो आपको बहुत इंडिपेंडेंट जज लगता है। सो सबका। और एक आखिरी बात देखें, इस पूरे हेयरिंग में मेरे ख्याल से 6-7 घंटे की हो चुकी है, उसमें 1 घंटा कानून की बात हुई है और हमें मोरालिटी पे, रिलीजन पे, एथिक्स पे, इन चीज़ों पे लेक्चर पढ़ते रहे। जजेस से मेरी गुजारिश है, काइंडली हम कानून सुनने के लिए बैठे हैं अदालतों में, हमें मोरालिटी पे लेक्चर देने के लिए हमारे मुल्क में मौलवी बहुत हैं जो बिला वजह भी देते हैं हमें लेक्चर्स। एथिक्स पे हमारे माँ बाप भी मौजूद हैं, सब हमें लेक्चर्स देते हैं। आइन और कानून के मुताबिक आइन और कानून की बात करें, जिसके हवाले से जो मुनीब अख्तर साहब को हमने सुना है, बड़ा अच्छा लगा, मैंने बल्कि सीखा। जी बिल्कुल, दिस इज व्हाट द जजेस आर सपोज्ड टू डू। अतर ने भी अपने ट्वीट में यही नुक्ता उठाया कि उनके क्वेश्चनिंग सुनने वाली थी, पर्टेनिंग टू द पिटिशंस। अच्छा अतर, इसमें अभी जो बात अबूजर ने की कि जजेस की क्रॉस क्वेश्चनिंग बड़ी नुमायां थी, जस्टिस फाइज ईसा का सबसे बड़ा चैलेंज ही अपने हाउस को इन ऑर्डर करना है, वो ऐसा कर पाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये क्रेडिट जाता है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को कि उन्होंने ये ओपन हियरिंग की और एक तरह से टीवी के कैमरास को अंदर अलाउ किया ताकि हम देख सकें कि किस तरीके से हमारा निज़ाम इंसाफ ऑपरेट करता है। तो ये क्रेडिट तो उनसे कोई नहीं ले सकता, ये एक शुरुआत है। दूसरी बात ये है कि जो आज फिर हमने वहाँ पे देखा, उसमें देखा कि पहली बात तो ये ना कि देखें, पाकिस्तान की आबादी का बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसको इंग्लिश समझ ही नहीं आती। तो अगर आपने आवाम को दिखाने के लिए ये खोला है सारा निज़ाम और कैमरास को अंदर अलाउ किया है, तो वो अगर आप कोई जजमेंट कोट कर रहे हैं या पाइन को कहीं पे कोट कर रहे हैं, वो तो अंग्रेज़ी में ज़रूर आप करें, लेकिन जज साहिबान आपस में भी गुफ्तगू और मुकालमा भी अंग्रेजी में करते रहे। तो अब ये भी एक क्वेश्चन है कि ये कितने लोगों को समझ आएगा। लेकिन इसकी दूसरी साइड ये है कि कुछ ऐसी टेक्निकल टर्म्स हैं कि शायद उर्दू में उनको उस तरीके से एक्सप्लेन करना मुश्किल हो। दूसरी बात ये है कि जो क्वेश्चंस वहाँ पे जो बुनियादी चीज़ें, कुछ तो बिल्कुल हमें स्वीपिंग स्टेटमेंट्स नज़र आई कि क्या जी अगर 17 जज करेंगे, अगर वो पार्लियामेंट नहीं करेगी तो क्या वो जज करेंगे। मेरे ख्याल में ये इस तरह की एक स्टेटमेंट देना वो जजों का काम नहीं होता, वो आइन और कानून के मुताबिक इस पे फैसला करें। अगर वो समझते हैं कि ये कानून आइन और कानून के मुताबिक है तो इस पे करें। बाकी सुप्रीम कोर्ट का क्या किरदार है, जजेस का क्या किरदार है, पार्लियामेंट का क्या किरदार है, वो तो सबको पता है। तो वो थोड़ी सी सियासी स्टेटमेंट हमें लगी, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। मैंने पहली दफ़ा जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को सुना, उनके जो आर्ग्यूमेंट्स, बल्कि उनके जो क्वेश्चंस थे रिलेटिंग टू जो आइन और कानून के हवाले से, और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा उन्होंने ऐसे पॉइंट्स उठाए कि जिससे वाकई नजर आया कि वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इशू ये नहीं है कि ये कानून अच्छा है या बुरा, इशू ये है कि क्या सेपरेशन ऑफ पावर, क्या अदलिया ये इजाज़त दे सकती है या आइन ये इजाज़त दे सकता है कि अदलिया के मामलात में इस तरह मुदाखलत की जाए। तो वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, उसके ऊपर बहस हो रही है, हम देख रहे हैं। पर फिर एक और जो चीज़ थी जो इंतहाई परेशान कुन थी, मुकदमा तो वकला लड़ते हैं, पर यहाँ पे हमें नज़र आया कि जज साहिबान जो है वो आर्ग्यूमेंट से एक दूसरे के साथ मुकदमा लड़ रहे हैं।
वकीलों को तो बोलने नहीं दिया जाता, और इतना कम बोलने के ये करोड़ों रुपए फीस ले लेते हैं वकील, इनको तो फीस ही नहीं देनी चाहिए। ये मतलब कि ये सलमान साहब वगैरह अच्छी बात हो गई ना। मतलब मतलब कि आप खुद बता दें सुबह से अतर भाई अपने साथी के प्रोफेशन पे लातो ना मारो। नहीं अच्छा आप वकील हो ना, हमारे हक में फैसला भी आ जाए ना, तो अगर आर्ग्यू ना किया हो ना, क्लाइंट को देख के शर्म आती है कि कहेगा इसने तो कुछ किया नहीं, जज साहब ने फैसला वैसे ही मेरे हक में कर दिया, थोड़ा मौका दे, मतलब कि मेहनत की हुई है हमने। वही ना जी। तो मेरे नहीं ख्याल कि ये जो हम सुनते हैं कि फलाना जो है वकील वो 3 करोड़ लेता है, 3 करोड़ वो झिड़कियां खाने का लेता है या वहां पे खामोश रहने का लेता है, शायद उस चीज के वो पैसे लेते हैं, वो उस पे बनते हैं, उस पे तो फिर 3 से ज्यादा बनते हैं। हाँ। तो पर ये है कि अब देखें कि चीजें आगे किधर जाती हैं। और इम्पोर्टेंट चीज ये देखें, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार और चीफ जस्टिस साहब के इख्तियार के हवाले से केस है। हम देखना चाहते हैं कि जब 90 रोज कि इलेक्शन वाला मामला है इसी तरह कैमरे बैठे, जब फौजी अदालतों वाला मामला है इसी तरह कैमरे लगें, और हमें पता चले कि कौन से जज साहब क्या उस हवाले से राय रखते हैं और कौम को समझ आए। इसलिए कि जो अवामी नौयत के फैसले हैं, जो अवामी हकूक के हवाले से जो फैसले आने, वो उन केसेस के अंदर आने। तो कौम इज लुकिंग फॉरवर्ड कि मोजेस जज साहिबान जो हैं वो उन केसेस को भी इसी तरह ओपनली उनकी हेयरिंग होगी और कौम देखेगी कि केस फिर क्या फैसला आता है। हाँ, ये शुरू तो हो गया। देखिए, मिलिट्री कोर्ट्स का जो केस है उसकी ओपन हेयरिंग होनी चाहिए, बल्कि इनफैक्ट अरशद शरीफ साहब का जो मर्डर केस है, सू मोटो जो है, उसकी ओपन हेयरिंग होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ताकि ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक शुड नो कि व्हाट इज़ हैपनिंग, हाउ द जजेस आर रिएक्टिंग, जजेस क्या सही काम करे नहीं करे, दिस ऑल कैन बी चेक्ड इफ इट्स लाइव। फिर लापता अफराद केस भी है, बहुत से मामले आते हैं। अदनान आदिल साहब, ये देखिए, ये सारे दुखती रगों की तरफ जा रहे हैं दोनों। आपके ख्याल में आज जो चीज़ शुरू हुई है, इसको हैंडल करना, टैकल करना आसान काम होगा? नहीं, इतना प्रैक्टिकल नहीं है कि सारे 15 जज हमेशा इकट्ठे बैठ जाएं। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल, नहीं, ओपन हेयरिंग की बात हो रही है। हाँ, ओपन हेयरिंग भी देखें, मीडिया के लिए तो बड़ी अच्छी बात है कि प्रोग्रामिंग पे पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। कोर्ट रिपोर्टर्स तो का क्या होगा? 8-10 घंटे जो है वो ना ट्रांसमिशन चलती रहेगी। नहीं, एक अगर यूट्यूब चैनल बन जाए, हर कोर्ट का अपना चैनल, जिस कोर्ट में चले जाएं, जिसे देखना है देखें, नहीं लेकिन देखना। मुझे एक बात अच्छी लगी कि देखें, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम, उसने अपने आप को सॉवरन के सामने पेश कर दिया। अवाम सॉवरन है, तो अवाम ही सॉवरन है ना, उनकी राय से पार्लियामेंट बनती है। कागजों तो एक, हाँ, मतलब जाहिर है मफरूजों की दुनिया कायम है, प्रैक्टिकल तो कुछ और ही होता है। रसागीर भी जीत जाते हैं, पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं, क्रिमिनल्स भी पहुंच जाते हैं। इंडिया में ये कि सॉवरन जो है अवाम, उसके सामने सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को पेश कर दिया, ये बहुत अच्छी बात है। और आज का मैन ऑफ मैच तो वही है, मुनीब अख्तर ही हैं। अच्छा, मतलब जो आज इम्प्रेसिव था बहुत ज़्यादा, वो मुनीब अख्तर साहब बहुत टेक्निकल लीगल सवाल उठा रहे थे, और ये देख के बहुत अच्छा लगा। लेकिन यूँ लगा कि कुछ वकील तसलसल से बोल ही नहीं सका, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट। तो किसी वकील को शुरू में बोल लेना चाहिए, उसके बाद जज अपने सवाल नोट करते रहे, बाद में उससे सवाल शायद पूछ जल्दी में थे, आज कोर्ट जल्दी में लग रही थी। कुछ एक्साइटेड भी लग रहे थे कि वो शायद नहीं, वो जैसे चीफ जस्टिस ने कहा ना कि हम चाहते हैं कि आज फैसला हो जाए, लेकिन हो नहीं पाया। अटॉर्नी जनरल साहब की रवानगी थी, तो समाअत फिर मुल्तवी। सवाल वो मतलब है बहुत ज़्यादा, इतना ख्वाजा तारिक रहीम को तो इतना बहुत ही इंटरप्ट कर रहे थे, वो तो एक जुमला भी मुकम्मल नहीं कर पाए, और दूसरे जो सिद्दीकी साहब थे उन्होंने तो फिर बिलाखिर वो थोड़ा सा उखड़ भी गए। हाँ जी, तलखी हो गई कुछ। उन्होंने कहा कि मैं तो छोड़ के चला जाऊंगा, फिर जैसे आपने कहा आपकी चॉइस है। हाँ, तो बिल्कुल ठीक कहा सिद्दीकी साहब ने, पेशेंट हेयरिंग आपको देनी चाहिए। लॉयर इज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ना, उसी भी रिस्पेक्ट होती है लॉयर की भी होती है। ये तो बार और बेंच तो दूसरे को, अबू सर को थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा दीजिएगा। मैं राना साहब की इजाजत से ऐसा करूंगी। वकील का मकसद तो असिस्ट करना होता है ना कोर्ट को, कि वो लीगल पॉइंट्स को ज्यादा खोल के वजाहत के सामने पेश करके। अच्छा हो गया कि जल्दबाजी में आज फैसला नहीं किया, और उनको रिटर्न आर्ग्यूमेंट के लिए एक तारीख दे दी है उन्होंने, 3 दिन दे दिए हैं, और फिर उसके बाद 3 सितंबर को दोबारा अक्टूबर को आएंगे। हाँ, 3 अक्टूबर उसके कुछ को अरसे बाद ही नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, 21 अक्टूबर। उससे पहले तो ये फैसला और एक होगा बड़ी ना? अहम बात हुई है वहाँ पे, उन्होंने अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि इसका इतलाक माजी से नहीं होगा। मतलब ये बात उन्होंने कही कि ये जो
पहले जो फैसला जैसे कि उसके ऊपर हो चुका है अभी ताज़ा नैब के ऊपर, उस पर इसका इतलाक नहीं होगा, यानी उसकी अपील में हम नहीं जाएंगे। अच्छा, तो अगर ये कलाबाजियां भी होती हैं, आपको पता है, इससे पहले बहुत बार वो एक कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एक बात कह रहे हैं हुकूमत की तरफ से, हुकूमत के नुमाइंदे की तरफ से, इसका मतलब है जो ताहयात नाहल हो चुका वो अपील नहीं कर सकेगा। तो ये बनाया किस लिए, सारा किस लिए किया गया, ये मिला किस लिए कर सकेगा, विद इन 30 डेज कर सकेगा। इस कानून वो ये कह रहे थे कि जब ये जिस दिन कानून आया उससे दरमियान जो केसेस चले हैं ना अभी फ्रेश, उनकी बात हो रही थी, लेकिन जिनके फैसले आ चुके हैं इस कानून के आने के बाद, अभी क्योंकि सस्पेंड है कानून, इन इफेक्ट नहीं है, लेकिन जब ये अगर कह लेते हैं वैलिडेटेड है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है, फिर 30 दिन के अंदर आप अपील फाइल कर सकते हैं। 5 साल पुराना केस है उसकी भी 5 की सर 10 साल पुराना भी कर सकते हैं, तो पेंडेंसी हो जाएगी 55,000। मकसद समझ नहीं आ रहा क्या, वो मकसद जिसके लिए बनाया गया वो पूरा नहीं होगा तो फिर इसको क्या करना है क्या? नहीं, देखिए वैसे तो ये बुनियादी तौर पे अच्छा है, मैं इसके हक में हूँ कि एक चीफ जस्टिस की वो नहीं होनी चाहिए, मुख्तलिफ जजेस मिलकर फैसला करें कि सुयो मोटो लेना है या नहीं लेना है, बेंच कौन सा बनना है, लेकिन ये फैसला खुद सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। पार्लियामेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अमूर, जी, जुडिशियल पावर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव अमूर, इनमें क्या फर्क है? देखिए, जुडिशियल पावर्स तो वो होती हैं जो आप बेंच में बैठ के पावर्स एक्सरसाइज करते हैं एज अ जज। एडमिनिस्ट्रेटिव वो होती हैं जो आप एडमिनिस्ट्रेटिव साइड थ्रू रजिस्ट्रार एक्सरसाइज करते हैं, जैसे मेकिंग ऑफ द रोस्टर हो गया, सारी चीज़ें हो गई। नहीं, ये बात ठीक कर रहे हैं। देखें, कल को अगर सुप्रीम कोर्ट कहे कि हम बना रहे हैं नेशनल असेंबली के रूल्स कि किस तरह मेंबर्स ने इधर मुंह करके बैठना है, उधर मुंह करके बैठना है, इस मेंबर ने कितनी देर बात करनी है, क्वेश्चनिंग किस तरह होनी है, तो एक इंक्रोचमेंट होगी ना एक इंस्टीट्यूशन की दूसरे इंस्टीट्यूशन के काम के अंदर। इस वजह से ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में बिल्कुल प्राइमा फेशी अटैक कर रहे हैं। इस कानून को ये तरीकाकार नहीं है, फाटक खुल जाएगा फिर तो उसके बड़े मुज़िर असरात। अच्छा, मैं आपको बताऊं, देखिए कुछ जजेस ये कह रहे हैं कि जी पार्लियामेंट विल ऑफ द पीपल रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सॉवरन है, वो जो मर्जी कह दे बना दे। अगर कल पार्लियामेंट एक कानून बनाता है, अमेंडमेंट भी नहीं करता, चले खाली कानून बना दे कि ये जजेस सारे 62 की एज में रिटायर हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के, इनमें से कितने घर बैठेंगे जाके? मेरे ख्याल से आधी सुप्रीम कोर्ट खाली हो जाएगी, और जिस जज से जान छुड़ानी हो उस जज से आप जान छुड़ा सकते हैं, इंक्लूडिंग अगर चीफ जस्टिस साहब काजी फाइसा को ऐसा फैसला करते हैं, हुकूमत को पसंद नहीं आता, वो अगले दिन लॉ बनाते हैं, रिटायरमेंट एज 64 कर देते हैं, वो अगले दिन रिटायर हो जाएंगे, तो क्या ये कहेंगे कि ये विल ऑफ द पीपल? नहीं, दिस इज इंक्रोचमेंट टू जुडिशरी। इख्तियारात में मुदाखलत, राना साहब से अब ले लेते हैं ना, सिर्फ इख्तियारात में मुदाखलत, ये तो हमेशा से शिकवा रहा है ना जस्टिस। हाँ बिल्कुल, राना साहब आज मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की तरह कम बोल रहे हैं ना, वो आज वो भी कम बोले हैं, हमने समात में नोटिस किया। बता रहे हैं कि खुश नहीं है राना साहब क्या हुआ? राना साहब आज आपको क्या, आज आप समाज से खुश नहीं है? मासूम लग रहे हैं बहुत आज। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। सारे जनाब, जो मंझावा खिलाड़ी होता है वो इनिंग्स के एंड में आता है, मंझावा खिलाड़ी हमेशा आखिर में आता है। इनिंग्स के एंड में आके इनिंग्स के एंड में आके वो अपनी परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकता, तुसी सारे कंगाल के चले जाते हो सब कुछ। नहीं राणा साहब, ऐसी बात नहीं, आप सबसे हटके बात करते हैं, आप हमें पते की बात बताएंगे कोई? मक्खन, आप पूछे क्या पूछना चाह रही हैं? चूना राणा साहब ये देखे ना, हम डिस्कस कर रहे थे कि नए चीफ जस्टिस के लिए बड़े बड़े चैलेंजेस क्या होंगे। आज फुल कोर्ट भी उन्होंने बड़े आराम से बना दी, जैसे कोई मसला ही नहीं है। उससे पहले वाले चीफ जस्टिस के लिए बहुत मसला था। क्या झेल पाएंगे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से चैलेंजेस को जस्टिस काजी फायजी साहब? मेरे ख्याल में जिस तरह उन्होंने इनिशिएटिव लिया है ना, वो बड़ा इम्प्रेसिव है। इट्स अ वेरी इम्प्रेसिव इनिशिएटिव। और जिस तरीके से उन्होंने सारे जजेस बिठा दिए, फुल कोर्ट बिठा दी, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने जिस तरीके से मीडिया वहाँ पे अलाउ कर दिया, और वहाँ पे आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी मिल जाएगी। और ट्रांसपेरेंसी जो है ना, दैट वाज नीडेड, क्योंकि हम लोग हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती थी, या हमें जो टिकर्स मिलते थे, या हमें जो खबर मिलती थी, वो उसको हम ठीक है 90% ठीक होती होगी, लेकिन इसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। इसमें आप कोई भी ऑब्जर्वेशन जो है ना, उसको मोल्ड नहीं कर सकते, चाहे वो जजेस के एंड से हो, चाहे वो वकला के एंड से हो, आप मोल्ड नहीं कर सकते, उसको ट्विस्ट नहीं दे सकते। सो मेरे ख्याल में एक्यूरेसी होगी, और इसी तरह ये एक्सरसाइज जारी रहनी चाहिए मेरे तो ख्याल में। और अगर ये जारी रहेगी तो आपको भी और मुझे भी और हम लोग सारे जो बैठे हुए हैं, उनको एक पता चल जाएगी चीज़ कि एक्चुअली हो क्या रहा है।
ये जो बातें होती है ना कि बिहाइंड द क्लोज डोर जनाब ये फैसला हो गया और जनाब कहा होना ऐसे था और वैसे हो गया, ये होना ऐसे था वैसे हो गया, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो आपके पास एक क्लैरिटी आ जाएगी और ये एक न्यू इरा है। दिस इज अ न्यू इरा विच हैज स्टार्टेड एंड आई पर्सनली अप्रिशिएट दिस थिंग। आपने ऑन द लाइटर साइड बात की कि कोर्ट रिपोर्टर्स का क्या होगा। कोर्ट रिपोर्टर्स का होगा कुछ भी नहीं होगा। कोर्ट रिपोर्टर्स जो है उनके पास मजीद खबरें आएंगी, उनके पास मजीद यहाँ पे नॉलेज आएगी और हम लोग भी एजुकेट होंगे। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम लोग एजुकेट नहीं हो सकते, एजुकेट होंगे। हाँ, अबूजर ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਡਾਂਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਝਿੜਕੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ अबूजर की वो बात नहीं रहेगी। अबूजर हमें जनाब झिड़क नहीं सकेंगे, हमें डांट नहीं सकेंगे, लेकिन एटलीस्ट हमें थोड़ी सी नो हाउ मिल जाएगी कि हाउ थिंग्स वर्क। अच्छा, वो चले ये वाले मामले तो अगर बिगड़ भी गए ना तो आप दोनों के दरमियान तो ऐसा ताल्लुक है कि वो आउट ऑफ कोर्ट भी सेटल हो सकता है। ये बार और बेंच का ताल्लुक मजबूत होगा इस अरसे में या इख्तलाफात ज्यादा नुमाया हो सकते हैं आज वकला के साथ अबूजर के मुताबिक जो हुआ उसके बाद भी? नहीं, अब अबूजर जब भी आते हैं ना और प्रोग्राम में आके कहते हैं आज मैं सुबह अदालत गया हुआ था, फिर कौन समझ आया करे पता कि चल जाएगा क्या हुआ है। बिल्कुल बिस्ती करा के आए हो। पता चल जाएगा असल में किससे बिस्ती खराब करा के। अबूजर का ये भी पता चल जाएगा कि अबूजर वाकई अदालत में गए थे कि नहीं गए थे। एक तो हमें पता चल जाएगा कि वहां पे इनकी परफॉर्मेंस कैसी थी और ये हर वक्त जो ये घर भी बता के जाते हैं ना कि मैं फला कोर्ट गया था, वो भी पता चल जाएगा कि कोर्ट अच्छा, अबूजर ये गया अदालत कि नहीं जो है गया। किसको अपनी बेगम के सामने जाने को तो नहीं कहते। वो तो बड़ी अदालत है ना, वो तो बड़ी अदालत है। वो इससे भी तो बड़ी बाकी अदालत अपील नहीं होती है ना जहाँ पे हाँ उसे अपील भी कोई नहीं अच्छा, लेता। एक चीज मैं आपको इसमें बता दूं, ऐड कर दूं। अब इसका फायदा क्या होगा, देखें अगर आप पिछले चीफ जस्टिस साहब को जानते हैं ना, बंदयाल साहब को, बड़े वेल मैनर्ड आदमी हैं। वो हर किसी से बड़े प्यार से बात करते हैं, कोर्ट में स्माइल करके कोई अच्छा फिक्रा भी दे देते हैं। अगर आपको कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो गुड टू सी यू वाली चीज़ अगर आपने लाइव देखी होती ना तो आपको शायद जिस तरह रिपोर्ट हुई है मुख्तलिफ लगती। कॉन्टेक्स्ट क्या था, क्योंकि आप अच्छा, इसकी वैसे इन हाउस रिकॉर्डिंग हो रही होती है ना अगर पास्ट की हम प्रोसीडिंग्स को पब्लिक करना चाहें। देखिए यूके की वेबसाइट पे तो पढ़िए आप, कभी भी जा सकते हैं। तो ये अब डेवलप करेंगे, इनको अपना यूट्यूब चैनल बनाना पड़ेगा मेरे ख्याल से। कोर्ट में पेश होते रहे तो क्या ऐसी रिकॉर्डिंग का कोई नहीं, हमारे होते हुए तो हुई नहीं ना, हेयरिंग ही नहीं हुई ऐसी। ये तो पहली हेयरिंग थी पाकिस्तान में। तो नहीं, मैं कह रही हूँ इन हाउस रिकॉर्डिंग होती है जैसे कोई सेशन रिकॉर्ड होता है। नवी कहानी छोड़ दे। जी वो डॉलर्स आएंगे। हाँ, मैंने अतर की बात सुनी है, डॉलर्स आएंगे इसी बहाने। वो फिर हम डैम फंड में डाल देंगे। डैम फंड में डालेंगे। फिर वो अब वही बात के पहले हम उनको अंडे देंगे, मुर्गियां देंगे, फिर वो मुर्गियां अंडे देंगी, वो बच्चे देंगे। इस तरह से ये कंटिन्यूएशन है। ये बहुत वसी मामला है आइन और कानून से रिलेटेड। ज़ाहिर है आपने मुल्क को किसी ना किसी नस्म ज़ब्त के मुताबिक चलाना है। आगे मामला कैसे चलेगा इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा अबूजर, उससे पहले आप हवाला दे चुके हैं कि आज इस केस की समाअत के दौरान कौन से दो बुनियादी निकात डिस्कस हुए। एक तो अपील का हक और दूसरा चीफ जस्टिस के इख्तियारात। आप क्या समझते हैं कि किस हद तक ये एक्ट ठीक है और सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे देख रही है? देखें इस कानून के अगर आप उस सब्सटेंस में जाएं तो इसमें कुछ अच्छी बातें बिल्कुल हैं। जैसे कि आप पावर ऑफ द सीजे को थोड़ा डिसेंट्रलाइज कर दें, थोड़ा स्ट्रक्चर कर दें, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ले आएँ टू फॉर्म अ बेंच, या तो उसके अलावा जो आपका वो है सू मोटो लेने की जो आपकी पावर है, जो आपकी अथॉरिटी है। लेकिन देखें ये फिर अगर आपको करना है तो ये तो फिर आपकी सारी हाई कोर्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी फिर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हाई कोर्ट में लाहौर में चीफ जस्टिस होता है उसके पास तो 60 जजेस का रोस्टर बनाने की पावर है। तो इसमें तो फिर बहुत सारी चीज़ें करने वाली हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक देखें इशू आएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन हमने जो कोई ऑर्गेनाइजेशनल अगर आप मैनेजमेंट पढ़ें उसमें अगर एक ही पावर आप 3 लोगों में डिवाइड कर देना तो थोड़ा प्रॉब्लम भी फिर आ सकता है। मतलब डिसीजन मेकिंग भी फिर आपकी प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जिस तरह आर्म फोर्सेस अगर आप 3 आर्मी चीफ्स बना दें तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। एक ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू आ सकता है। मतलब अगर उसको केटर कर सकते हैं रूल्स बना के तो बेशक कर लें। लेकिन हाँ, जहाँ तक देखिए मुझे प्रॉब्लम इससे है, जो राइट ऑफ अपील है वो भी बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए। प्रॉब्लम इस चीज़ से नहीं है कि इसमें जो इसका सब्सटेंस है वो गलत है या ठीक है। प्रॉब्लम है तरीकाकार से। आपने जो तरीकाकार अपनाया है वो गलत है। आपको राइट ऑफ अपील क्रिएट करना है 184(3) की,
तो आपको आइन में तरमीम करने की ज़रूरत है। उसके बगैर आप सिंपल लेजिस्लेशन से नहीं कर सकते। मैं एग्जांपल दे चुका हूँ, कल को फिर बहुत सारे एक्ट पास हो सकते हैं। जैसे अगर आपने उम्र लिखी हुई है आपके आइन में MNA बनने के लिए 25 साल, आप सिंपल एक्ट पास करके 20 साल कर देंगे, लेकिन फिर आइन में जो लिखी हुई है वो चीज़ कहाँ जाएगी? तो इस वजह से आइन में जो रिक्वायरमेंट है आपके, उस हिसाब से कानून बनाए तो कोई इशू नहीं है। और दूसरी बात, इसमें सबसे बेहतर बात जो है, देखें सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 191 के अंदर रूल्स बनाने की पावर दी हुई है। उन्होंने रूल्स बनाए हुए हैं, उनको बेहतर आप कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट आप बैठ के आज तो कल को काजी साहब ने बिठा दिया तो दोबारा भी बिठा सकते हैं। खुद अपने रूल्स बना दें, अपने कॉन्डक्ट को जो उन्होंने ठीक करना है, सारी चीज़ें हैं उसको बेशक स्ट्रक्चर कर दें, लेकिन उसका जो तरीकाकार है वो ये है, इस ऑर्गन ने खुद करना है। बाहर की थर्ड ऑर्गन नहीं कर सकती है, सेकंड ऑर्गन नहीं कर सकती। 3 ऑर्गन्स हैं अगर आपकी स्टेट की, तो लेट देम डू देयर ओन वर्क, एक दूसरे की और उसमें इंक्रोचमेंट ना करें। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट के रूल्स परवेज मुशर्रफ मरहूम उनके दौर में नहीं जी, 1980 के बने हुए आपके रूल्स। अच्छा, आज हवाला दिया गया ना कि उस दौर में बने नहीं, वो 2005 में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स बने थे। ओके, और आर्टिकल 199 तो आपके जो अपील का नहीं, वो मैं आर्गूमेंट, वो मंसूर शाह साहब ने एक पॉइंट उठाया था। आर्टिकल 199 में आपका है हाई कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, जिसमें आप रेट फाइल करते हैं। उसकी फिर इंट्रा कोर्ट अपील का 1972 में लॉ रिफॉर्म्स एक्ट आया था, उसमें उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील की आपको गुंजाइश दी थी। लेकिन उसके अंदर आइन के अंदर कोई रिव्यू की पावर नहीं है हाई कोर्ट की, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी रिव्यू की पावर है तो उसके अंदर आप फिर नई रेमेडी नहीं क्रिएट कर सकते। यही सारा इशू आ रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि रिव्यू की अगर पावर ना होती तो शायद फिर आप अपील का राइट क्रिएट कर देते, लेकिन क्योंकि हाई कोर्ट में रिव्यू की पावर एग्जिस्ट नहीं करती तो वहां पे तो अब ICA का फॉर्म आपने बना दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक फॉर्म ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आपको बायपास करके नया फॉर्म नहीं बना सकते। ये सारा प्रॉब्लम राइज होता है। सो इसके तरीकाकार में और आइन में तरमीम करने वाला जो तरीकाकार था वो इन्होंने क्योंकि फॉलो नहीं किया। मेरी नज़र में ये जो पूरा कानून है गैर आइनी है, ये स्ट्राइक डाउन होना चाहिए। 3 अक्टूबर तक अगर ये केस ऐसे ही रहता है सस्पेंडेड, यानी कि ये एक्ट, तो तब तक यानी कि कोई ऐसे केसेस नहीं मुकर्रर किए जा सकेंगे समात के लिए, जैसे इससे पहले इनका ऑब्जेक्शन यही था ना, जस्टिस मंसूर अली शाह का, काजी फाइज ईसा का, सरदार तारिक मसूद साहब। तो इसका मतलब है तब तक ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा बड़े देखिए केसेस? इस कानून के अंदर तो जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जो इन्होंने फॉरम्स प्रोवाइड किए हैं, जो अपील्स की चीज़ें प्रोवाइड की हैं, जो तरीकाकार बनाया है, वो तो एग्जिस्ट नहीं करता इस वक्त क्योंकि वो सस्पेंडेड है। उसके अलावा जो पास प्रैक्टिस चल रही थी, जब पास में आपके रूल्स के नीचे सुप्रीम कोर्ट पे पावर्स थी, उसी को फॉलो करना पड़ेगा आपको। ये तब चीफ जस्टिस नहीं थे ना, तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने फिर आज स्टे ऑर्डर खत्म कर देते ना। हाँ, ये हो सकता था। मेजॉरिटी ऑफ द जजेस वर नॉट विद हिम। ठीक है। इसमें बेसिकली इदारों की मुदाखलत, इदारों के दरमियान जो इख्तियारात का तवाज़ुन है ना, वही बुनियादी सवाल है। अतर, आपके ख्याल में इसको टेकअप करने के बाद 3 अक्टूबर उसके बाद ये सवाल वंस फॉर ऑल सेटल हो सकता है? देखिए, अब इसमें मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी ये मामला इस तरीके से सेटल हो जाएगा, इसलिए कि यहाँ पे लार्जर एक जो चीज़ है वो ये है कि क्या अदालत के हवाले से इस किस्म की कानून साजी कर सकती है पार्लियामेंट, वो भी सिंपल मेजॉरिटी से। देखिए, सिंपल मेजॉरिटी से तो फिर वो कुछ भी चेंज कर देंगे ना, सिंपल मेजॉरिटी से तो वो आहिस्ता आहिस्ता सारा आइन की शक्ल ही बदल देंगे अगर आपने इस चीज़ की इजाज़त दे दी। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है, जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसका इशू है, उसके साथ साथ हर किसी का जो अपना अपना रोल है उसका इशू है। दूसरी पर मसला ये है कि क्या ये, जिस तरह आपने फरमाया कि मसला हमें फॉर वंस एंड ऑल हल होगा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी जो मसला है ना, जिस दिन आप उसकी निशानदेही करते हैं तो उस दिन से वो मसला शुरू होता है। तो अभी तो ये फॉर वंस एंड ऑल तो यह हल नहीं होगा, एक चीज़ जाएगी दूसरी चीज़ आ जाएगी। पर जो सिलसिला शुरू हुआ है कि ओपननेस का, कि मुकदमात अवाम देख सकेंगे किस तरीके से उधर आर्ग्यू किया जा रहा है, क्या कौन से मोजिज जज क्या फरमा रहा है, मेरे ख्याल में वो एक अच्छी एक शुरुआत है। और आने वाले आप दिनों में हम देखेंगे कि मुकदमे किस तरह चलते हैं, इसलिए कि चीफ जस्टिस साहब ने तो ये फरमाया था ना कि जब तक इस कानून के ऊपर फैसला नहीं हो जाता तो मैं किसी बेंच में नहीं बैठ सकता। तो इट मींस कि अब जब तक ये कानून के ऊपर फैसला नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट में कोई बेंच नहीं बनेगा, अब किसी और मुकदमे की कोई समाअत नहीं होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर कल कोई और मुकदमात की समाअत हो रही है तो फिर तो चीफ जस्टिस साहब
जो उन्होंने फरमाया था उसके वो बरक्स कर रहे हैं, फिर तो कल से इनको कोई और बेंच नहीं बनाना चाहिए। इसलिए कि जब जो बेंच आप इस काबिल नहीं है कि जिसमें आप खुद बैठ सकें, क्योंकि आप समझते हैं कि वो आइन और कानून के खिलाफ है, तो आप दीगर मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान को कैसे बैठा सकते हैं? तो अगर अबू ज़र ये हमें बता सकें कि क्या कल कोई और मुकदमा चलेगा? यही अब सवाल ये मैंने क्या अबू इसको ज़र से स्ट्राइक किया डाउन था। कर दिया हाँ। गया है? जी। लेकिन ऐसा नहीं तो किया अब गया ये ना? मतलब कि इसका मतलब है कि फिर तो फिर वो उस वक्त क्यों नहीं बैठे? अगर अभी वो अपना माइंड एज जज साहिबान को वो बढ़ा मेरा रहे भी हैं। एक सवाल एज अ है जज अबू दे ज़र चुके से हैं ना इस मामले में। जी, कि जो मुअत्तल हुआ था वो तो एक ख़ास तारीख तक हुआ था, जो 16 सितंबर तक, तो कहीं वो अब रिस्टोर तो नहीं हो गया? नहीं, जब आपको स्टे ऑर्डर दिया जाता है हमेशा नेक्स्ट डेट तक होता है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली डीम किया जाता है अंटिल कि वो सेकंड extend ऑर्डर हो था, रहा है। मतलब दूसरे ऑर्डर तक 16 वैसे सितंबर जज साहब- तारीख थी। जितने भी स्टे ऑर्डर्स होते हैं वो यही होते हैं कि नेक्स्ट डेट तक होते हैं, और फिर ऑटोमेटिकली इनको डीम हम कर देते हैं कि वो ठीक है, extend लेकिन हो वो रहा है। कर सकते थे इसको अगर चाहते नहीं, तो हाँ, ये आज। बात बिल्कुल अतर का क्वेश्चन बड़ा वैलिड है कि उन्होंने ये कहा था जब तक इस कानून के मुताबिक बेंचेस नहीं बनेंगे तो आई विल नॉट बी पार्ट ऑफ द पहले बेंच। उसका दिस इज फैसला व्हाट वी होना हर्ड, चाहिए। ठीक है। हाँ, और अगर वो बैठ रहे हैं तो ज़ाहिर बात है जो उनका अर्लियर स्टांस था वो उसकी नफी है, बिल्कुल है। चले, बहुत से चैलेंजेस है, बहुत सी पेचीदगियां हैं, अदालती इस्लाहात भी अपना ऑर्डर किए बगैर नहीं हो सकती। ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। कुछ ज़िमनी सवालात की तरफ आएंगे, लेकिन एक चीज़ ज़रा वाज़ेह कर दें कि चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा है आज जब समाअत वो मुलतवी कर रहे थे कि वो अपने साथी जजेस से मशवरा करके बेंच बना रहे हैं, और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि वो अपने दो सीनियर जजेस से मुशावरत करेंगे, और जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाजुल एहसन ये मान चुके हैं कि हम अपने तौर पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तय करेंगे। इन अ वे अबू ज़र, येस और नो, वो इस पे इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं इस एक्ट पे जो सस्पेंडेड है। देखें, बिल्कुल हाँ, अगर उन्होंने वर्ड ये बोला है 2 जजेस से मैं करूँगा और बाकी सारी चीज़, तो दैट मीन्स कि वो इनफॉर्मली उस पर अमल भी कर रहे हैं, और दो वो स्टे हुआ हुआ है, ही इज़ नॉट बाउंड कि उसको करें अमल, लेकिन वो इनफॉर्मली खुद ही कर रहे हैं। माइंड भी दे चुके हैं इस नॉर्मली तरह? देखिए, वो तो माइंड तो इस लॉ पे वो बहुत पहले का दे चुके हैं, लेकिन अब एज अ चीफ जस्टिस, हाँ, लेकिन बहुत पहले का दे चुके हैं माइंड तो, मतलब काफ़ी जजेस, अगर आप आज की हेयरिंग भी देख लें तो आपको पता लग जाएगा कि सारे ऑलरेडी अपना माइंड दे चुके हैं इसके ऊपर। हेयरिंग्स तो मुझे अच्छा, अगर हो फर्ज रही करें थी। फैसला फुल कोर्ट का इस एक्ट के खिलाफ आता है, फिर चीफ जस्टिस क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, फिर उस पर अमल करेंगे। उन्होंने क्या करना है इससे उसके बाद? आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर उसका रिव्यू होगा। रिव्यू होगा? हाँ, रिव्यू होगा। रिव्यू दोबारा। का क्या सिचुएशन है, उसमें क्या होगा? वो तो पुराना वाला ना, आर्टिकल 188 में रिव्यू का आपके पास राइट होता है, वही बेंच सुनता है और उसका स्कोप यानी दोबारा जो है वो पानी में मदानी दोबारा से चलेगी? रिव्यू में हेयरिंग्स बहुत एक दिन की Scope होती है, limited होता है। लिमिटेड स्कोप होता ठीक है, है। इतना नहीं होता उस पर। हाँ। लेकिन अपील अगर हो तो उस पर बहुत ज्यादा स्कोप हो सकता है, लेकिन अपील के लिए वही बात होगी, आइन में तरमीम करें, ऐसे अपील नहीं राइट क्रिएट। हम तो इतने गुंजलों में उलझे बैठे हैं, परेशान है सिर्फ राना साहब हंस रहे हैं। सब क्या वजह है, आप इतने खुश क्यों हैं आज? सिर्फ राना साहब नहीं हंस रहे हैं। जी जी, क्या ये हुआ? राना साहब जो है ना सोच सोच के कि अबू ज़र जब वहाँ पे आर्ग्यूमेंट कर रहे होते होंगे अदालत में तो इनके साथ क्या होती होगी, तो वो सोच सोच के हंस रहे हैं। असल में ब्रेक में डिस्कशन ये हो रही थी मेरी और अतर काजमी के कि अबू ज़र डिस्कशन वहाँ पे कर रहे हो, मैं और वहाँ पे बैठे हूँ अतर, तो वो हम कैसे उसको लेंगे, हाउ विल वी अच्छा, टेक आप आपको मैं जजेस ले- होंगे, उसमें आपको मैं ले आदिल साहब जाऊंगा, का भी एक किरदार आ गया। आप जजेस होंगे और ये आर्ग्यूमेंट कर रहे आदिल साहब होंगे। का भी एक किरदार आ गया था, इसलिए हम हंस रहे थे। नहीं, हम जजेस नहीं होंगे, हम तो बैठ के एज ऑब्जर्वर देख रहे हैं, आप हम तो ऑडियंस ऑडियंस हैं। Observers होंगे। हैं हम। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर आप उसे कोट करेंगे, उसके पे रिपोर्टिंग करेंगे। नाना साहब, एक जो बड़ा क्वेश्चन आजकल रेस किया जा रहा है कि अदालतें, इससे पहले अतर मिर्ज़ा साहब और बाकी जजेस साहिबान भी ये कहा करते थे कि सियासी मामला से अदालतों को दूर रखें। काजी फायज़ ईसा साहब के लिए ये मुमकिन हो पाएगा? नहीं, मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में जो सियासतदान है ना, अपने झगड़े खुद नहीं निपटा पाते, पार्लियामेंट में भी नहीं ले जाते, बिलाखिर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते ही है लाजमी तौर पे। तो पाकिस्तान में अभी एक ट्रांजिशन में है जमहूरियत की तरफ, अभी हम बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, अभी हम बच्चे हैं ना, छोटे 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 स्टेप्स ले रहे हैं, तो वो ट्रांजिशन खत्म ही नहीं हो रही। सीढ़ी पे पहुंचते हैं, फिर धक्का दे के वापस भेज देता है कोई। 75 साल हो गए, बेबी स्टेप से नहीं खत्म हो रहे, तो सुप्रीम कोर्ट में तो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को ये चैलेंज कबूल करना चाहिए, लेकिन ये फुल कोर्ट प्रैक्टिकल नहीं है, हमेशा 15 जज नहीं बैठ सकते। ये अगर इस लॉ को रद्द भी कर दें तो इन्हें आपस में बैठ के फुल कोर्ट का मीटिंग्स तो होती थी ना, पहले भी होती रही हैं, तो आपस में बैठ के कुछ रूल्स बना लेने चाहिए कि जब अगर फुल कोर्ट की डिमांड होगी तो 9 जज होंगे या 7 जज होंगे, ताकि सारे जजों का इकट्ठा होना बहुत ही इम्प्रैक्टिकल सी बात है। और ये कि ये इसको पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन समझें, विश समझें, और खुद से इसको इसमें से जो अच्छी बातें हैं वो अपने रूल्स में शामिल कर ले। लेकिन अगर उन्होंने इस लॉ को मान लिया तो ऐसा फाटक खुलेगा कि तबाही मचेगी,
क्योंकि कानून जो है वो आइन को रद्द करना अगर शुरू हो गया तो फिर उसकी एक नज़ीर कायम हो जाएगी। ये 15 जज हैं और 15 जजों का फैसला जो है वो तो बहुत ही अहमियत इख्तियार कर जाएगा। तो उसकी गूंज ज्यादा किसी होगी। और चैनल का प्रोड्यूसर आके आपका प्रोग्राम में काम करना शुरू कर दे, आपको अच्छा लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, लगेगा ऐसा ना? तो बिल्कुल नहीं। जिसका काम उसी को साझे राना वो साहब भी वक्त आयशा कम है का हमारे प्रोग्राम। पास। हाँ, फिर हम राणा साहब को कहेंगे कि इसको डंडा सोटा दिखाएं, सीधा करें। राणा साहब डंडा सोटे से याद आया, माजी में जो चीफ जस्टिस आया करते थे वो कहा जाता था ये इसका जज है और ये उसका जज है। अब काजी फायज ईसा साहब के हवाले से आपकी क्या राय है? इदारों के साथ कैसे ताल्लुकात, ऑन बोर्ड हैं सब, और क्या आम आदमी को रिलीफ मिलेगा? मेरे ख्याल में आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। और जो एक्सरसाइज इस पे मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने द न्यूज़ अखबार में 15-16 साल रिपोर्टिंग की है, तो वो मुझे उसको ज़रा जहन में रख के मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये जो जिस तरीके से ये सारी चीज़ें सामने आ गई हैं ना, मीडिया के सामने आ गई हैं सारी प्रोसीडिंग्स, वो बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे बहुत असर पड़ेगा। और उसमें अगर कोई 19-20 का भी फ़र्क होगा ना किसी भी एंड से, चाहे वकला की तरफ से चाहे जजेस की तरफ से, वो उसको वो बिल्कुल सामने आ जाएगा, उसको कोई चीज आप छुपा नहीं सकेंगे। अच्छा, लेकिन राणा But साहब at the माजी very में same time आपको याद होगा पैमरा की इंस्ट्रक्शंस आ जाती थी कि अदालती कार्रवाइयों को डिस्कस ना किया जाए शोज में, आपको याद है? उससे बारीकियां मुतासिर होती हैं केस की, उस पे असर पड़ता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो वो सब जुडिस, हाँ, सब जुडिस मैटर, तो क्या अभी जो थे ना उनको डिस्कशन दिया, सब जुडिस मैटर्स को डिस्कस करने से वो रोका जाता था। और ठीक है बात, वो होना भी नहीं चाहिए, जजमेंट आई थी क्योंकि सुप्रीम उसका कोर्ट असर पड़ता है। वो ये कहती थी राणा वो साहब उसमें वो नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, वो ये कहती थी, लेटेस्ट जो उस पे आई थी कि आप इस तरह डिस्कशन ना करेंगे, आप ये केस के आउटकम को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हो, बट यू कैन डिस्कस द मैटर इफ इट इज पेंडिंग, लेकिन आउटकम को इन्फ्लुएंस करने के लिए आप ऐसी डिस्कशन ना करें जिससे आउटकम इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ हो रहा है। वो होता ही है ना, वो होता ही है कि आप जब डिस्कशन शुरू करते हैं ना, तो इट कैन गो ईदर वेज। तो वो उस पे आप कोई वहां पे कदगन नहीं लगा सकते कि इतनी आप डिस्कशन करेंगे और इतनी नहीं करेंगे और इससे इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा। तो बेहतर तो ये है कि अगर सब्जुडिस मैटर है तो उसको डिस्कस ना करें, फैसला आ जाए तो इट्स अ पब्लिक थिंग, आप उसको डिस्कस जरूर करें। प्रोग्राम खत्म करने से पहले अपना माइंड दे दें, अच्छा कहें बुरा कहें, कैसा दौर है आइंदा के लिए और हमारी डेमोक्रेसी के लिए आने वाले दिन? इट्स गोइंग टू बी टफ, इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ। और देयर विल बी अ सिचुएशन, राणा साहब। थैंक यू सो मच राणा साहब, थैंक यू सो मच अगले प्रोग्राम तक के लिए लाने के बाद।